हेलो फ्रेंड्स। 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे गूगल और इंडिया के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही। आइए हम अब समझते हैं कि ये मीटिंग कैसी थी, इसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया, और डिस्कशन के लास्ट में हम समझेंगे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है। वैसे तो 2015 से हर साल इसी टाइम पे गूगल और इंडिया के बीच में ऐसी मीटिंग होती थी जिसका नाम था गूगल फॉर इंडिया। 2015, 2016, 17, 18, 19 में हुआ, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते ये मीटिंग संभव नहीं हो पा रही थी। तो ये गूगल और इंडिया के बीच में पहली वर्चुअल मीटिंग थी। इस मीटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे। इस मीटिंग की शुरुआत में कुछ प्रमुख बातें कही गई कि कैसे गूगल ने कोविड-19 के समय में विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में मदद की है, कैसे इसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर गांव, जिले और शहरी स्तर पे कोरोना से संबंधित जागरूकता पहुंचाई है। जो इसमें तीसरी बात कही गई वह यह कि गूगल ने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर इंटरनेट साथी नामक ग्रुप बनाया, जिसके तहत लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल एजुकेशन संबंधित जानकारियों के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसके तहत उन्होंने 50,000 से अधिक गाँव में प्रशिक्षण अभियान चलाया और लगभग 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को डिजिटल एजुकेशन प्रदान किया गया। जो इसमें चौथी प्रमुख बात कही गई वह यह कि कैसे कोविड-19 के समय में वर्चुअल क्लासरूम्स चलाए गए। गूगल मीट, गूगल क्लासरूम्स, रीड अलॉन्ग, यूट्यूब लर्निंग, इसके तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। जो इसकी पांचवी प्रमुख बात थी वह यह कि गूगल पेमेंट की सहायता से बहुत ज़्यादा इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है और गूगल पेमेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लगभग 120 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स को डोनेट किए गए। तो ये कुछ प्रमुख बातें मीटिंग के शुरुआत में कही गई। मीटिंग में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की बात कही, जिसका मतलब है भारत में 75,000 करोड़ रुपए गूगल के द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे और यह इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अर्थात ये जो पूरा पैसा है वह कंपनी के शेयर खरीद कर उनके साथ पार्टनरशिप करके और डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके किया जाएगा। और यह जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो अगले 5 से 7 सालों के बीच में किया जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 क्षेत्रों में किया जाएगा। सबसे पहला क्षेत्र होगा भारतीय भाषाओं से संबंधित, दूसरा बिजनेस को एम्पावर करने के लिए, तीसरा डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और चौथा सोशल गुड अर्थात हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चरल फैसिलिटी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होने के कारण जो जानकारियाँ होती हैं वो प्रायः इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए गूगल अब विभिन्न भाषाओं में इंग्लिश इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन करेगा, जिससे बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं वो बहुत से रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध होंगी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, असमी आदि लैंग्वेजेस में। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा बिजनेस को एम्पावर करने के लिए। जैसे सबको पता है कि भारत एक युवाओं का देश है और यहाँ पर नए नए स्टार्टअप्स निकल के सामने आ रहे हैं। तो ज़रूरत है कि ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेस मॉडल हैं इनको डिजिटलाइजेशन के थ्रू फैसिलिटेट किया जाए। तो गूगल इसकी दिशा में भी बहुत बड़े कदम उठाएगा और इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। जो तीसरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो इंडिया की यूनिक नीड के हिसाब से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया जाएगा। जैसे कि भारत के लिए एक अलग से जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सकरी रोड होती हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ होती हैं और वहाँ पर कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जगहों की पहचान करने के लिए इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा।
जो चौथा इन्वेस्टमेंट होगा वो सोशल गुड्स को लेकर होगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में, और भी बहुत से डिफरेंट सेक्टर में गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में आज डॉक्टर्स की कमी है, एजुकेशन में टीचर्स की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, और एग्रीकल्चर में भी पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो इन सब के तहत और इन सब सुविधाओं के मैनेजमेंट के लिए गूगल इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा। मीटिंग में इसके संबंध में 2 उदाहरण दिए गए कि कैसे गूगल जो है फ्लड फोरकास्ट करके वहाँ के लोगों को पहले से ही फ्लड के बारे में अवेयर कर देता है, जिससे कि काफ़ी लोगों की जानें बच जाती हैं। दूसरा उदाहरण बोलो ऐप का दिया गया, जिसमें कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है और टीचर्स की कमी है, तो वो इस रीडिंग ऐप का यूज़ करके खुद सीख सकते हैं। तो इस तरह से इस मीटिंग में कुछ बातें कही गई और ये 4 प्रमुख क्षेत्र डिसाइड किए गए जिसमें इस इन्वेस्टमेंट का प्रयोग किया जाएगा। मीटिंग में कुछ और भी फैक्चुअल बातें कही गई कि भारत में बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं, भारत में 1 सेकेंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। तो इस तरह से कुछ फैक्चुअल बातें कही गई। आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये कब लॉन्च किया गया था और इसमें क्या क्या लक्ष्य बनाए गए हैं। तो इंडिया का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जाए और इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसमें कुछ प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें से सबसे पहला लक्ष्य था ब्रॉडबैंड हाईवे, जिसके माध्यम से रूरल अर्बन डिजिटल कनेक्टिविटी को मेंटेन करना था। जो दूसरा लक्ष्य रखा गया था वो यह कि अगर ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन करना है तो मोबाइल सबके पास होना चाहिए। तो यूनिवर्सल मोबाइल यूज़र्स की बात कही गई थी। जो इसका तीसरा प्रमुख लक्ष्य रखा गया था वो पब्लिक इंटरनेट फैसिलिटी, अर्थात स्टेशंस पे और भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे, घूमने के प्लेसेस पे वाईफाई की कनेक्टिविटी हो, वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट अवेलेबल हो। तो तीसरी प्रमुख बात ये कही गई थी। जो चौथा प्रमुख लक्ष्य रखा गया था वो यह था कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया में ही हो और भारत के बाहर से बिल्कुल भी इंपोर्ट ऐसी टेक्नोलॉजी का ना किया जाए। जो इसकी अगली बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो यह कि फसलों से संबंधित पहले से ही फोरकास्ट किया जाए, ताकि जो है बहुत सारे जैसे कि अभी टिड्डी का अटैक हो रहा है, तो अगर ऐसे जो है फोरकास्ट पहले से ही कर दिए जाए तो इन सब अटैक से बचा जा सकता है और फसलों को भी बचाया जा सकता है। फ्लड्स के बारे में और भी ऐसी चीज़ों के बारे में पहले से ही बताया जाए। तो ये डिजिटल इंडिया का एक लक्ष्य था। डिजिटल इंडिया का अगला लक्ष्य ई गवर्नेंस से था, जिसमें था कि जो सारी भी सूचनाएं होंगी वो ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाएंगी और भी बहुत सारे जो कार्य होंगे वो ऑनलाइन होंगे और हर चीज़ डिजिटल हो जाएगा। तो इससे जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। जो इसकी अगली प्रमुख बात थी वह ई क्रांति लॉन्च किया गया था। ई क्रांति के अंतर्गत बहुत सारी जो पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि लाइसेंस बनवाना और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ही की जा सकेंगी। अगला इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था कि सभी को सूचनाएं उपलब्ध हों, ताकि जो है जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, तो उसमें एक ये भी बात कही जाती है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हों वो पहले से ही अपनी सूचनाएं ऑनलाइन अवेलेबल कराएं। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। तो ये भी एक डिजिटल इंडिया का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। डिजिटल इंडिया का प्रमुख लक्ष्य आईटी जॉब्स क्रिएशन का भी था कि जब भारत में ऐसी फैसिलिटी आएंगी तो और भी नई सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जॉब्स निकलेंगी। तो ये कुछ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की महत्वपूर्ण बातें थी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग कमेटी ऑन डिजिटल इंडिया बनाई गई है, जिसमें कि चेयर पर्सन है प्राइम मिनिस्टर, मीन्स वर्तमान में इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक डिजिटल इंडिया एडवाइजरी कमेटी रहती है जिसके कि
जो चेयरपर्सन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, और जो इसकी दूसरी कमेटी है वो एपिक्स कमेटी है, जिसके कि कैबिनेट सेक्रेटरी का कोई भी मंत्री इसका अध्यक्ष रहता है। इसके अलावा फिर अन्य जिले और राज्य स्तर पर और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर इसमें कि अन्य जो है विभाग बनाए गए हैं और कमेटियां बनाई गई हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्य करती हैं। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे की बात करें तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को देश में और वैश्विक संदर्भ में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला जो लाभ होगा वह यह कि इससे डिजिटल सर्वोदय होगा। जैसे गांधी जी की विकास की अवधारणा यही कहती है कि विकास वही है जिससे सबका विकास हो। तो जब गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी। इससे पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई कनेक्टिविटी और रूरल अर्बन डिजिटल कनेक्टिविटी भी मेंटेन होगी। तो इससे जो बहुत लोगों की डिजिटल तक पहुंच सीमित थी वो पहुंच बहुत बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल एजुकेशन और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से डिजिटल सर्वोदय होगा। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि भारत में आज भी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ तक इंटरनेट की सेवा नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे ट्राइबल्स और रूरल एरियाज़ हैं। तो वहाँ पर जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए जाएंगे तो वहाँ के लोगों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होगी। और आज की सरकार का जो आधार वाक्य है वह यही है कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबके साथ कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो सबका डेवलपमेंट होगा। जैसे अभी जो है कुछ दिन पहले एक गोल योजना लॉन्च की गई थी जिसके अंतर्गत जो आदिवासी युवा थे उन्हें डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इस तरह से जब डिजिटल कनेक्टिविटी और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा होगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा स्मॉल बिजनेसमैन को होगा। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं और जो नया नया बिजनेस शुरू किए रहते हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या रहती है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाता सही से, या फिर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं रहती। तो इस तरह से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो है कम पैसे में अपना जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और गूगल इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरह से डिजिटल लेवल पे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो पाएगा। जो चौथा फ़ायदा है वह होगा कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। भारत में आज भी बहुत सारे पब्लिक और टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और जहाँ पर बहुत सारे जो है लोग सफ़र करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे स्थानों पे प्रायः वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होती, गांव में प्रायः यह सुविधा नहीं होती। तो इस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा तो इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा। जो इससे अगला फ़ायदा होगा वह है इंडियन डेमोक्रेसी भी इससे मजबूत होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपने जो है योजनाओं का और अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं उसका डिजिटलाइजेशन करेंगे। तो इससे जो है इंडियन डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। और जो दूसरा इंडियन डेमोक्रेसी का पर्सपेक्टिव है वह यह कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और एक ही भाषा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जब गूगल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोगों में जो अपनी लैंग्वेज को दबता देखकर जो आक्रोश रहता है, जैसे साउथ के लोगों में प्रायः देखा जाता है कि वो हिंदी को उतनी मान्यता नहीं देते हैं, तो इस तरह से ये जो आक्रोश है वो कम हो जाएगा और इससे यूनिटी और इंटीग्रिटी भी देश की मेंटेन होगी। जो अगला फ़ायदा है वो सोशल गुड्स में होगा, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और ऐसे सेक्टर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके भारत में बहुत सारे ऐसे NGOs काम कर रहे हैं, जैसे कि अक्षय पात्र जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल NGO है जो बहुत से बच्चों को मात्र 1.5 रुपये में फ्रेश फूड पहुंचाता है। तो इस तरह की जब जो है सोशल गुड्स में इन्वेस्टमेंट होंगे तो ऐसे जो अक्षय पात्र जैसे NGO हैं इनकी संख्या में और भी वृद्धि होगी। जो अगला सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा वो है कि भारत की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है
और ऐसी ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सर्विसेज में इसका यूज़ किया जाए और डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स में इसका यूज़ किया जाए तो वो काफ़ी वाइड लेवल पे इसका फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रोग्राम्स भी जो है गूगल के द्वारा चलाए जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जो अगला सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा वह यह कि आज भारत के सामने बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, जैसे चाइना, यूएसए। और भारत जो है विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब गूगल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो डिजिटलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और ये और भी जो है वर्ल्ड लेवल पे और भी कंट्रीज़ के साथ compete कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टमेंट की कमी दिखाई देती है। तो पॉलिटिकल विल और इन्वेस्टमेंट जब साथ में हो जाएंगे तो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे इसमें टॉप करने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये था आज का डिस्कशन। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।